है आपका इस क्लास में? आवाज जा रही है सर? स्क्रीन दिख रहा है? मैसेज से बताइए हमको, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। दिख रही है सर। अगर आवाज ओके। पिछली क्लास में हमने हरेक वंश के बारे में पढ़ा था। हरेक वंश में मैंने आपको बिंबिसार के बारे में बताया था। बिंबिसार जो है वो हरेक वंश का संस्थापक था। उसके बाद उसका पुत्र आता है जो बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पे बैठता है, उसका नाम अजातशत्रु है। अजातशत्रु शासक है जिसने पहली बार लिच्छवी के युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रसमूसल का प्रयोग किया था। मैंने महाशिलाकंटक बताया था आपको। आपने अगर बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें जो बड़े बड़े पत्थर रख के और उसको दूर फेंका जाता है जिस मशीन के द्वारा या जिस यंत्र के द्वारा, उसको महाशिलाकंटक कहते हैं। और रसमूसल जो है वो भल्लाल देव जो चलाता है, आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें जो आगे चक्र लगा होता है वो काटते हुए चलता है, वो आपका रथमूसल है। तो अजातशत्रु ऐसा योद्धा है जो लिच्छवी के युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग किया था इसने। उसके बाद इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। सर स्क्रीन में मुझे उदयन नहीं दिख रही है। अभी लिख नहीं रहा हूं मैम, लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। ओके अभी सर। लिख नहीं रहे हैं, अभी तो वर्बली बता रहा हूं कि क्या पढ़ाया है, उसके बाद अभी लिखेंगे तब दिखाई देगा। फिर उदयन आया जो अजातशत्रु का पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या की, यानी अजातशत्रु की हत्या की, और ये भी जो है गद्दी पर बैठा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने नोट में भी लिखाया था कल कि अजातशत्रु, बिंबिसार और उदयन के जितने पुत्र थे ये दोनों धर्मों के जैन धर्म, जो केवल बहुत केवल बाकी धर्मों के, ठीक है। अब ओके, इसके बाद अब हम देखेंगे मगध पर किस वंश का शासन हुआ। अगला वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड है आपका 412 ईस्वी से, ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक, ये इसका टाइम पीरियड है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व।
ठीक, तो मैंने कल समझा दिया था, फिर से समझा देता हूँ। शिशुनाग वंश, महावंश जो है मैंने कल बताया था, महावंश बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें श्रीलंका के बौद्ध अनुयायी सभी राजाओं के वर्णन मिलता है। तो महावंश के अनुसार अजातशत्रु तथा उदयन की मृत्यु के पश्चात हर्यक वंश में शासक नहीं बचा। उदयन के जो 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक तथा नागदशक, लगभग 412 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन उसके पश्चात ये सब योग्य नहीं थे। तो महावंश के अनुसार के बाद जब कोई योग्य शासक नहीं बचा हर्यक वंश में, तो हर्यक वंश में ही आमात्य के पद पर शिशुनाग नाम का एक, आमात्य का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। उस समय जो राजा को सलाह देता था, सलाहकारी समिति का जो अध्यक्ष होता था, उसको आमात्य प्रधानमंत्री कहते हैं उसको। इसने उदयन के पुत्रों को गद्दी से उतार, जब इसने देखा कि ये किसी लायक नहीं है, सत्ता को नहीं चला पा रहे हैं सही ढंग से, तो इसने उदयन के सभी पुत्रों को बारी बारी से गद्दी से उतार। आप माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद इसका कर, जब मैं कहूँगा फिर बोलिएगा, जब मैं कहूँगा कि लिख लिए या समझ में आया फिर बोलिए, माइक बंद कर लीजिए आप। तो ये शिशु था, इसने उदयन के पुत्रों को गद्दी से उतार कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और इसी के साथ मगध में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसका नाम क्या है? शिशुनाग वंश। इसी के साथ मगध में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसका क्या नाम है? शिशुनाग वंश। मैं एक बार समझा दूं। महावंश के अनुसार अजातशत्रु तथा मृत्यु के पश्चात हर्यक वंश में कोई योग्य शासक नहीं था। जब योग्य शासक नहीं था तो आमात्य के पद पर कौन था? शिशुनाग। आमात्य मतलब प्रधानमंत्री या उपराजा कह सकते हैं उस समय का। के तीनों मुंडक हैं, एक अनिरुद्ध है, एक का नाम नागदशक। से उतार कर स्वयं गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठ गया और एक की स्थापना की, जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश मगध में कहा, कब से कब तक राज किया? 412 ईसा पूर्व से 344। ठीक, समझ में आया? चलिए लिखते हैं पॉइंट, एक एक पॉइंट जो समझाए हैं वही सब लिखना है। लिखिए, महावंश के अनुसार, महावंश क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसमें श्रीलंका के सभी बुद्ध धर्म अनुयायी राजाओं के वर्णन मिलते हैं, जिसके लेखक विद्वान महानामा है। ठीक, महावंश के अनुसार शिशुनाग वंश डाल लीजिएगा हेडिंग, उसके आगे लिखिएगा टाइम पीरियड भी डाल लीजिएगा, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। महावंश के अनुसार अजातशत्रु तथा उदयन के पश्चात हर्यक वंश में, हर्यक शांता वंश क्यों कहा जाता है मैंने बताया है। हर्यक वंश में कोई योग्य शासक कोई योग्य शासक के लिए आगे बढ़े। लिख लिए? आगे बढ़े। यस सर। महावंश के अनुसार अजातशत्रु तथा उदयन के पश्चात हर कोई योग्य शासक नहीं बचा। अतः आमात्य के पद पर
नियुक्त। अमात्य मतलब प्रधानमंत्री उस समय का, या राजा का सलाहकार, या उपराजा भी इसे कह सकते हैं। अमात्य का यही अर्थ होता है। अमात्य के पद पर नियुक्त शिशुनाग ने उदयन के तीनों पुत्रों को गद्दी से उतार उदयन के पुत्रों को गद्दी से उतार कर मगध अपने हाथ में ले लिया। शिशुनाग पुत्रों को गद्दी से उतार कर मगध की सत्ता का बागडोर अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार मगध में एक नए वंश की इस प्रकार मगध में एक नए आगे बढ़े यस सर। आगे बढ़े उसकी स्थापना हुई। कौन सा वंश? जिसे कौन सा वंश कहते हैं, बताइए। वंश। जिसे शिशुनाग आगे बढ़े, अब हेडिंग डालिए शिशुनाग। सारी बातें मैंने बता ही दी। इसका टाइम पीरियड 412 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। आगे बढ़े, सॉरी, लिखिए इसके बारे में। शिशुनाग वंश का संस्थापक, ये शिशुनाग वंश का संस्थापक है। ये मगध में शिशुनाग वंश का
सॉरी, संस्थापक है। और सारी बातें मैंने बताई दी ऊपर कि इसने उनके पुत्रों से उतारा उदयन के, किस पद पे था। अरे सॉरी, शिशुनाग ने अवंती तक को मगध में मिला लिया या मगध का हिस्सा बना लिया। शिशुनाग जो था, शिशुनाग शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को मगध का हिस्सा बनाया। वज्र गणराज पर नियंत्रण करने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त इसने मगध की एक और राजधानी, जिसे क्या कहते हैं, वैशाली। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को मगध का हिस्सा बना लिया। देखिए, इसने वज्र गणराज पर नियंत्रण करने के लिए इसने वज्र गणराज पर नियंत्रण करने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी मगध की दूसरा राजधानी बनाया। मगध का, वैशाली को भी मगध का दूसरा बनाया। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस। लिख लिए। चलिए, इसके इतने ही काम है। फिर दूसरा आता है शिशुनाग वंश का शासक, जिसका नाम है कालाशोक। काला शोक, इसका टाइम पीरियड 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। ये इसका टाइम पीरियड है। इसका उपनाम काकवर्ण है। पुराणों में इसको काकवर्ण, उपनाम इसका क्या है, वर्ण। पुराणों में ये संज्ञा है इसको। पुराणों में क्या कहा गया है,
कालाशोक को क्या कहा गया है? आप लोग बोलिए। काकवण। कालाशोक ये शिशुनाग का पुत्र था। लिखिए, शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। शिशुनाग के बाद पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। इसने वैशाली को राजधानी से मुक्त कर दिया और पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही हमेशा के लिए। इसके बाद कभी मगध की राजधानी चेंज नहीं हुई। देखिए, कालाशोक कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को ही। पाटलिपुत्र का एक नाम और कौन है? पाटलिपुत्र नाम और क्या है? बताइए, कल मैंने लिखवाया है अभी। पाटलिपुत्र का एक नाम और कौन है? आज किए हैं तो बताइए। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुसुमपुर। ठीक। पाटलिपुत्र का एक नाम कुसुमपुर। स्थापना किसने की थी? आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, हमको लग रहा है। हम्म? किसने की थी बताइए? ये आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? बताइए। चलिए, कालाशोक ने वैशाली पाटलिपुत्र को ही मगध की राजधानी बनाया। लिखिए, इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। इसके बाद पाटलिपुत्र ही हमेशा के लिए मगध की राजधानी रही। मगध की रही। आगे बढ़े।
यस। आप लोग ने अगर मेरी पिछली क्लास की होगी, जो भी कर रहे हैं क्लास, तो हमने बताया था काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगीत हुआ था एक। कौन सा संगीत था वो? काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में ही बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी। 383 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था इसका। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिए कि काला अशोक के शासनकाल में ही काला अशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का था। द्वितीय बौद्ध संगीत या सम्मेलन कब हुआ था? 83 ईसा पूर्व। तीन सौ तिरासी। आगे बढ़े। यस। हेलो सर, कितने रुपये प्याची है? जी सर, हेलो, 383। कितना? ओके। 53। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व। काला अशोक, ये बौद्ध धर्म का जो विनय पिटक सुत्त पिटक है, उसका संकलन किया गया था इस जो है सम्मेलन में या इस संगीत में। ठीक, लिखिए महावंश के अनुसार अब महावंश हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि महावंश क्या है, आप कई बार बता चुका हूं। बताइए क्या है महावंश? महावंश के अनुसार काला अशोक ने मगध पर 28 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों? 28 वर्षों तक शासन किया। तथा इसकी मृत्यु के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों ने अन्य 22 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसी में लिख लीजिए तथा। वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए बस नाम याद रखिए, इतना काफी है आप लोगों के लिए। तथा इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी मृत्यु के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों ने 22 वर्षों तक मगध पर शासन। इसके उत्तराधिकारियों ने
22 वर्ष अन्य शासन किया। लिख लिए? लिख लिए? यस सर, लिख लीजिए। का अंतिम शासक संभवतः नंदिवर्धन था। संभवतः मैं दिखवा रहा हूं। इस वंश का अंतिम शासक संभवतः नंदिवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक संभवतः वर्धन था। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस। सर। अब मगध पर नए वंश का उदय होने जा रहा है जिसका नाम है नंद वंश। 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व इनका शासन रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं। पुराणों के अनुसार इस वंश की जो नंद वंश की स्थापना है महापद्म नंद ने की थी। इसको महानंदिन भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार प्रथम नंद शासक को पुराणों में उग्रसेन की संज्ञा दी गई है। एक ग्रीक लेखक है कार्टियस। कार्टियस के अनुसार जो महापद्म नंद है ये एक नाई का मतलब पुत्र था जिसका संबंध कालाशोक की पत्नी से था। उसी से पुत्र उत्पन्न हुआ था। महापद्म नंद ने एक एक करके कालाशोक के सभी पुत्रों की हत्या कर दी। उसके बाद मगध में नए वंश की स्थापना की जिसको नंद वंश कहा जाता है। पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र की संज्ञा दी गई है। शूद्र शासक कहा गया है इसको। ठीक। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था जो महापद्म नंद था। इसने कलिंग पर प्रथम बार आक्रमण किया और जीता भी। कलिंग पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? महापद्म नंद ने, जिसका उल्लेख हमको कलिंग राजा जो खारवेल हैं उनका एक अभिलेख है, हाथी गुम्बा अभिलेख। उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है कि इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की तथा वहां एक नहर खुदवाकर नहर का निर्माण करवाया। पुराणों में महापद्म नंद को एक छत्र का अर्थ है कि जितने भूभाग हैं उस पर केवल एक ही राजा का राज है। अनुलंघित शासक भार्गव, भार्गव मतलब परशुराम के समान। सर्व छत्रांक तक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। आदि उपाधियां इसको पुराणों में दी गई हैं। नंद वंश में कुल मिला के 9 राजा हुए हैं। इसी कारण इस वंश को नवनंद वंश भी कहा जाता है। महाबोध एक बुद्ध साहित्य, बुद्ध ग्रंथ का एक साहित्य है। उसमें सारे जो है नंद वंश के सभी राजाओं के नाम है जिसमें उग्रसेन यानी कि महापद्म नंद का ही नाम है उग्रसेन। दूसरा है पांडुक। तीसरा आपका पांडुगति। फिर भूतपाल, उसके बाद राष्ट्रपाल, फिर गोग साड़क, उसके बाद 10 सिद्धक, उसके बाद केवर्त, उसके बाद आखिरी है आपका धनानंद या धनानंद, इसी को कहते हैं। धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध में किस साम्राज्य की स्थापना करेगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना करेगा। ठीक, छोटा सा है, इसको देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। इसके बाद हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। उसके बाद हम मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
जितने विदेशी आक्रमण हुए हैं उसके बारे में पहले तो लिखिए नंद वंश। तीसरा वंश है ये मगध का। नंद वंश। इसका शासन काल लिख लीजिए 344 ईसा पूर्व से नंद वंश के शासन काल में सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा जब घनानंद भारत का सम्राट होगा। ठीक है, इसीलिए पहले हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना पढ़ेंगे। ठीक, नंद वंश। नंद वंश का टाइम पीरियड यही है आपका 344 से 324, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। देखिए पुराणों के अनुसार नंद वंश की स्थापना महापद्म की। पुराणों के अनुसार नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने प्रथम नंद शासक को पुराणों में उग्र महापद्म या महापद्मपति कहा गया है। पुराणों में प्रथम नंद शासक को प्रथम नंद वंश शासक को उग्रसेन महापद्म महापद्मपति महापद्मपति आदि की संज्ञा दी गई है। आदि की संज्ञा आगे बढ़े। यस। देखिए कार्टियस के अनुसार कार्टियस के अनुसार महापद्म नंद का पिता नाई था। महापद्म नंद का पिता क्या था? नाई था। जिसका संबंध
कालाशोक की पत्नी से था। इसका संबंध काला पत्नी से था। महापद्म नंद ने एक एक करके काला पुत्रों का वध कर दिया। महापद्म नंद ने, आप लोगों ने यूपीएससी का पेपर देखा है, मेंस का पेपर? उसमें मैंने आपको जो हड़प्पा कालीन वो पढ़ाए हैं, आर्ट एंड कल्चर, स्थापत्य कला, और जो अभी चल रहा है इस समय क्लास में चोल साम्राज्य का दक्षिण भारतीय कला में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, दोनों क्वेश्चन हड़प्पा से भी वही आया है और आपका चोल साम्राज्य का भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने क्लास में आपको ब्रीफली पढ़ाया हुआ है, अगर आपने देखा हो पेपर तो। मैं पेपर अभी अपलोड कर दूंगा, एक स्क्रीनशॉट लेके छोटा सा, आप लोग देख लीजिएगा उसको कि पढ़ाए हैं या नहीं। क्या लिखवा रहा था मैं कि महापद्म नंद ने एक एक करके कालाशोक के पुत्रों का वध कर दिया। महापद्म नंद ने एक एक करके ओके सभी पुत्रों का वध कर दिया तथा मगध का शासक बना। का शासक बना। पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र शासक बताया गया है। शूद्र शासक क्यों बताया गया है मैंने पहले ही लिखवा दी। इसका कालाशोक की पत्नी से था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नंद है। इसने कालाशोक के सभी पुत्रों का वध किया तथा मगध का शासन अपने हाथ में लिया। इसीलिए पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र शासक की संज्ञा दी गई है। लिखिए पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र शासक कहा गया है। शूद्र शासक कहा गया है। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस। तो डालिए शासक इसका महापद्म नंद, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं जान तो लिए हैं कि कुछ काम है, कुछ चीजें हैं, उसके बारे में जानेंगे बस। महापद्म नंद, इसका 344 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व, 144 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। चलिए
आगे बढ़ते हैं। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे पहले तो इसने नंदवंश की स्थापना की, मैंने लिखवाई दिया उसको, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये है पूरे मगध साम्राज्य का अब तक के जितने वंश हैं उसमें से सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना? महापद्म नंद। या पूरे मगध साम्राज्य का, आगे तो नए नए और शक्तिशाली शासक आएंगे, लेकिन अब तक जो हमने 2 वंश पढ़े उसके बाद का ये सबसे शक्तिशाली शासक है साम्राज्य का। सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की। इसने प्रथम बार कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया। इसने प्रथम बार कलिंग पर आक्रमण विजय प्राप्त किया तथा वहां एक का निर्माण करवाया। तथा वहां एक, आगे बढ़ते हैं, तथा वहां एक नहर का निर्माण करवाया। इसका कलिंग विजय, नहर निर्माण और शक्तिशाली होने का प्रमाण हमको कहां से मिलता है? जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख में मिलता है। देखिए, जिसका उल्लेख, इन सबका उपयुक्त का जो उल्लेख है, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा हाथी गुम्फा अभिलेख से होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। लिख लिए? लिख लिए? यस सर। आगे बढ़े? यस। चलिए, लिखिए, पुराणों में महापद्म नंद को पुराणों में महापद्म नंद को एक छत्र
अनुलंघित शासक, एक छत्र अनुलंघित शासक, भार्गव, भार्गव का अर्थ होता है भार्गव, तथा सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला, भार्गव एवं सर्व छत्रांतक एवं एक राट संज्ञा दी गई है, एक राट की संज्ञा दी गई है, राट की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, क्या टाइम भी हो गया है? टाइम हो गया, देखिए। चलिए 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट और लगेगा, इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है, बस 2 मिनट। नंदवंश में लिख लीजिए, नंदवंश में कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे इससे, बस 2 ही मिनट लगेगा। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए हैं, नंदवंश में कुल 9 राजा हुए हैं, इसीलिए इस वंश को नवनंद भी कहते हैं। इसीलिए इस वंश को नवनंद भी कहते हैं। ठीक, एक घनानंद बचा हुआ है जो इसका आखिरी सम्राट है इसका, तो छोटा सा है, कल उसके बारे में लिख लेंगे। उसके बाद हमारा कल नया चैप्टर चालू होगा, भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें हम ईरानी या पारसी आक्रमण, जो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हो, ठीक है। उसके बाद आपके मकदूनिया, सिकंदर का आक्रमण, उसके बाद और सारे जो आक्रमण हैं, शक, कुषाण आदि का आक्रमण हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम भी हो गया है, ओके। चलिए, PDF अभी हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड आफ्टरनून।